हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? यूनिक वे क्लासेस में आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। और यूनिक वे क्लासेस के साथ जुड़कर आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और बायोलॉजी फाउंडेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लगातार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो बायोलॉजी फाउंडेशन में हम जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ रहे थे और जंतु विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनमें हमने बहुत सी शाखाएं पढ़ी और उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। समझने के साथ साथ उनको आपको नोटबुक में उतारना भी है और उनको बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता सिर्फ आती है प्रयास से और लगातार प्रयास से, यानी कि मेहनत और जो प्रयास अगर बार बार अपन करते जाएंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसी क्रम में जंतु विज्ञान की जो शाखाएं हैं, कुछ शाखाओं के बारे में आज हम और पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है जंतु विज्ञान की शाखाएं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो शाखा है, सबसे पहले हम बात करेंगे मायोलॉजी। कुछ शाखाओं के हम नाम लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इक्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, तो मायोलॉजी। अब मायोलॉजी में क्या होता है? मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन करते हैं, मसल्स का अध्ययन। किसका अध्ययन? मसल्स का। यानी मायोलॉजी का मतलब है पेशियों का अध्ययन। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पेशियों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। तो मायोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में हम करते हैं मछलियों का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मछलियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन। इसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन। पक्षी यानी बर्ड्स जो हैं, वो जरूरी नहीं है कि सभी उड़ने वाले जंतु पक्षी होते हैं। उड़ने वाले जंतु जो सभी पक्षी नहीं होते, क्योंकि जैसे चमगादड़ है वो पक्षी नहीं है, वो स्तनधारी है। जैसे कीट पतंगे हैं वो पक्षी नहीं है, वो ऑर्थोपोडा में आने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पक्षियों का अगर केवल अपन अध्ययन करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी का मतलब होता है केंद्रक का अध्ययन। यानी केंद्रक, कोशिका जो है उसका जो मुख्य भाग जो कोशिका को, संपूर्ण कोशिका को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर जीन होते हैं, डीएनए से बना होता है ये। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि जो केंद्रक है उसका संपूर्ण अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? कैरियोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी या पैरासिटोलॉजी भी बोल देते हैं इसको। तो पैरासाइटोलॉजी में हम परजीवियों का अध्ययन करते हैं। पैरासाइटोलॉजी या पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं?
परजीवियों का, ठीक है। ये साइटोलॉजी की जगह अपन क्या भी लिख सकते थे, पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी जंतु विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, पैरासाइट का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, परजीवियों का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी यानी परजीवियों का अध्ययन। परजीवी कौन होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनसे पोषण लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो परजीवियों का अध्ययन क्या हो गया, पैरासिटोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। और पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। तो इस तरह से हमने एक विशिष्ट क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं, तो वो एक विज्ञान के रूप में अपन उसका नाम रख देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम रेडिएशन का अध्ययन करें तो उसको बोलेंगे रेडियोलॉजी। रेडिएशन का अध्ययन से मतलब है जंतुओं पर विकिरणों के प्रभाव का अध्ययन, यानी जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जीवों पर विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी विकिरणों का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करते हैं। यानी विकिरणों से हम देखते हैं कि ऐसी हानिकारक विकिरणें भी होती हैं जो कैंसर को भी प्रेरित कर देती है। तो इन विकिरणों से हम कैंसर का उपचार भी करते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी में। तो इन सब चीजों का अध्ययन क्या कहला रहा है, रेडियोलॉजी। नेक्स्ट सीरोलॉजी। यह एक वर्ड है सीरम। सीरम क्या होता है, अगर ब्लड में से, रुधिर में से हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को निकाल दें, ठीक है, मतलब पहले तो हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी कणिकाओं को निकाल दिया, उसके बाद जो रुधिर प्लाज्मा बचा, अगर प्लाज्मा से हम प्रोटीन को निकाल दें तो शेष जो बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटीन रहित प्लाज्मा। प्रोटीन रहित प्लाज्मा को क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। और प्लाज्मा प्रोटीन हमने इसमें से निकाली है, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन, उसको निकालने के बाद जो शेष बचा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सीरम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी। तो सीरम के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से अगला है जियोग्राफी। जू शब्द का मतलब है जंतु और जियोग्राफी मतलब उनका वितरण, यानी कि जंतुओं का वितरण अपन देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, धरातल पर, या फिर अपन बात करें कि रेगिस्तान में, या ये इनका वितरण यानी कहाँ कहाँ जंतु कैसे कैसे अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनके वितरण पर, यानी पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, जू जियोग्राफी, ठीक है। ऐसे ही नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो शब्द आया है, ये आया है वृक्क नलिकाओं, यानी कि वृक्काणु जो नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर उनका अपन अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन्स या वृक्काणुओं का अध्ययन।
नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी। यानी नेत्र विज्ञान, नेत्र की संरचना व कारिकी का अध्ययन। यानी नेत्र की संरचना और उसकी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है या कैसे कार्य करता है नेत्र, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? नेत्र विज्ञान या ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो नेत्र की संरचना व कार्यकी का अध्ययन, नेत्र की संरचना व कार्यकी का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्थेल्मोलॉजी। नेफ्रॉन्स, वृक्काणु या मूत्र जो तंत्र होता है, मूत्र नलिकाओं, उन सब के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी के सारा इसमें आ जाता है। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जूजियोग्राफी। सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। और जंतुओं पर विकिरणों के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी शाखाएं जंतु विज्ञान में बनती हैं। तो इन सब के जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे अपन आगे पढ़े कि भ्रूण विज्ञान यानी भ्रूणिकी यानी एम्ब्रियोलॉजी, जंतुओं के भ्रूण के विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पढ़ते हैं जंतु विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत। तो इसी तरह से इनको अच्छी तरह से नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत से कभी मत घबराइए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपनी स्टडी को जारी रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।